हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी मॉडल पेपर 2026 का। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसका आंसर जो हम लोगों ने देख लिया था। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, यह लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक देख चुके थे। आज हम देखने वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 7। ठीक है, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, जो कि यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 5 नंबर में। ठीक है, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये तीन जो क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें 2-2 क्वेश्चन रहता है, इसमें अथवा करके रहता है। ठीक है, देखिए जैसे पूछा हुआ है 7वां क्वेश्चन, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन का वर्णन कीजिए, इन दोनों में समानता तथा अंतर बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितने अंक निर्धारित हैं? 2 + 2 + 1, मतलब टोटल 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, या अथवा, ठीक है ना, इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है, या तो 7वें का ये क्वेश्चन आप कीजिए, अथवा दूसरा क्या दिया, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इसके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रेखा चित्र द्वारा कीजिए। तो मैं आपको इन दोनों का जवाब बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन वाला क्वेश्चन भी और पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्वेश्चन भी, दोनों ही आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बताने वाला हूँ। आपको जो तैयार हो पाए उसको तैयार कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है आपको करने में हेल्पफुल होगा, तो आप जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले इसका देख लेते हैं हम लोग जवाब, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन का वर्णन। ठीक है, और इसकी समानता एवं अंतर भी। देखिएगा नीचे आपको दिख रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 7 का, वो जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया थी उसमें। शुक्राणु जनन पुरुषों में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, शुक्राणु जनन पुरुषों में क्या करने के लिए है? शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है, जो वृषण में होती है। कहाँ पे होती है? वृषण में, मेल के टेस्टिस में होती है। ठीक, और लगातार चलती है। ठीक, यह अंड जनन महिलाओं, और देखिए अंड जनन महिलाओं में अंडाणु बनाने की प्रक्रिया है। अंड जनन क्या है? महिलाओं में अंडाणु बनाने की प्रक्रिया, जो कहाँ पे होती है? उनके अंडाशय में होती है। और यह जो चीज़ है, और ये भ्रूणावस्था से शुरू होकर यौवनारंभ तक जारी रहती है। यौवनारंभ मतलब हो गया प्यूबर्टी तक। ठीक है, यौवनारंभ तक जारी रहती है। दोनों प्रक्रियाओं में अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों प्रक्रिया में, चाहे शुक्राणु जनन हो चाहे अंड जनन हो, ये दोनों प्रक्रिया में क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन होती है, अर्थात म्यूसिस शामिल होती है। ठीक है ना, जिसके अंत में अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र जो है आधे आधे रहते हैं, अगुणित होती है। ठीक है, अगुणित युग्मक बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। जो कि क्या, किस लिए आवश्यक होते हैं? ये निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि जब शुक्राणु जनन से शुक्राणु का निर्माण होता है, अंड जनन से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, शुक्राणु और अंडाणु जब बनते हैं तो ये अगुणित होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो किसके लिए आवश्यक है? निषेचन के लिए। जब निषेचन होता है दोनों का, शुक्राणु और अंडाणु का, तो ये वापस से मिल करके फिर से युग्मक बनाते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज। और उस युग्मनज में जो गुणसूत्र की संख्या होती है कंप्लीट होती है, द्विगुणित हो जाती है, 2n। ठीक है ना, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन और अंड जनन में समानता है। इन दोनों में समानता क्या है? तो कुछ पॉइंट्स करके हैं इसमें। युग्मक निर्माण, ये युग्मक बनाते हैं। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु बनाती हैं। ठीक है ना, ये क्या बनाते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक बनाती हैं। जो कि नर युग्मक कौन बनाता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन बनाती है? अंडाणु। अगला कोशिका विभाजन, उसके बाद होता है कोशिका विभाजन। दोनों में कोशिका विभाजन के लिए समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है ना, दोनों में कोशिका विभाजन चलता है और उसके लिए समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगुणित युग्मक। ठीक है, अब ये अगुणित युग्मक क्या होते हैं? दोनों के परिणाम स्वरूप
अगुणित युग्मक बनते हैं, अभी जहाँ पे समझा रहे थे ऊपर, ठीक है। अगुणित युग्मक बनते हैं जिनकी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित कोशिकाओं से आधी हो जाती है, अभी वही समझा रहे थे। जैसे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है, तो ठीक है, मेल और फीमेल दोनों से 23 और 23 मिल करके आ जाते हैं, मतलब अर्थात गुणसूत्र जो है उनके 23 हो जाते हैं, और जो उसकी संतति कोशिका होती है उसमें जब दोनों आते हैं तो 46 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद जो है निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या, दोनों युग्मक निषेचन के लिए आवश्यक हैं। जो दोनों युग्मक बने हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु, वो किसके लिए जरूरी है, निषेचन के लिए जरूरी है, निषेचन के लिए आवश्यक है। जहाँ एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, अभी जो मैंने बता रहा था मैं कि द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो ये निषेचन के बाद ही बनते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं अंतर, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग शुक्राणु जनन और दूसरी तरफ लिखेंगे अंडाणु जनन, ठीक है। शुक्राणु जनन में 4 पॉइंट और अंडाणु जनन में भी 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, बताते हैं। शुक्राणु जनन कहाँ पे बनता है, वृषण में होने वाली ये प्रक्रिया है, और अंडाणु जनन यह अंडाशय में होने वाली प्रक्रिया है या क्रिया है, ठीक। ठीक है भाई। अब देखिए शुक्र जनन जो है, शुक्राणु जनन की दूसरी प्रक्रिया क्या है, इसके एक प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। इसके एक स्पर्मोसाइट से, प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, अर्थात एक से पहले 2, फिर 2 से 4 बनते हैं, और ये शुक्राणु बनाने के बाद शुक्राणु पुरुषु बनाते हैं, फिर वहाँ से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए अंडाणु जनन में, इसमें एक प्राथमिक ऊसाइट से एक अंडाणु बनता है, इसमें जो है एक प्राथमिक ऊसाइट से, ऊसाइट ठीक है, उससे एक ही अंडाणु बनता है। अब शुक्राणु जनन में तीसरा पॉइंट है, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, इसमें पोलार बॉडी नहीं बनती, इसको ध्रुवीय काय मतलब पोलार बॉडी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, और इसमें जो है अंडाणु जनन में ध्रुवीय काय बनते हैं, यानी पोलार बॉडी यहाँ पे बनते हैं। और शुक्राणु जनन का चौथा पॉइंट क्या है, इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसको बनने में कम समय लगता है, ठीक है। और अंडाणु जनन को बनने में ज़्यादा समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्लियर। तो ये जो है आपका 7वें क्वेश्चन का जवाब हो जाता है, जिसमें पूछ रहा था शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में व्याख्या करनी थी, अंतर देखनी थी और समानताएं, तो इतना जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन होगा, देखिए उसी 7वें का अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए और इसके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रेखा चित्र द्वारा कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो अंक निर्धारित हैं 2 + 3, जैसे ऊपर वाले में भी 5 था, नीचे वाले में भी दोनों मिला के 5 है, या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या अथवा करके एक दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैविक जो घटकों का है, ठीक है, व्याख्या करनी है। देखिएगा यहाँ पे अथवा करके जो इसका क्वेश्चन है, आंसर प्रश्नोत्तर संख्या 7वां कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या करनी थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला उत्पादक जिसे स्वपोषी भी कहते हैं, दूसरा उपभोक्ता जिसे परपोषी कहते हैं, और तीसरा अपघटक जो मृतपोषी होते हैं, ठीक है भाई। जहाँ जहाँ से ये पोषण लेते हैं उस हिसाब से इनका नाम भी रखा गया। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं परपोषी होते हैं, अपघटक मृतपोषी होते हैं, ठीक। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जहाँ उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है, प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता उन्हें खाते हैं, और अपघटक मृत जीवों को विघटित करते हैं, ठीक है, उनको गला सड़ा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस चक्र में आ जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, पोषक तत्व जो भी न्यूट्रिशन एलिमेंट है वो वापस आ जाते हैं। इनका पारस्परिक संबंध एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बनाता है। इनका जो पारस्परिक संबंध होता है वो क्या बनाता है, एक खाद्य जाल बनाता है या खाद्य श्रृंखला बनाता है, जो ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रण को बनाए रखता है, ठीक है भाई, जो ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है अर्थात पोषण चक्रण को भी बनाए रखता है, ठीक। अब देखिए क्या करके देखते हैं हम लोग उत्पादक, उपभोक्ता और
अपघटक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा उत्पादक, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्वपोषी जीव हैं। क्या है? स्वपोषी, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? हरे पौधे और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव हैं। कुछ सूक्ष्म अन्य जीव भी आ जाते हैं इसमें। क्लियर? और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का आधार प्रदान करते हैं, जिस पर अन्य सभी जीव निर्भर रहते हैं। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा का आधार प्रदान करते हैं, जिस पर अन्य सभी जीव क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। इसी पर सभी जीव डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, जिनको कंज्यूमर्स भी बोला जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी, ठीक है ना? परपोषी मतलब दूसरे से पोषण लेने वाले को। तो ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, अपना भोजन जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको देखिए 3 श्रेणी में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये शाकाहारी होते हैं और सीधे उत्पादकों अर्थात पौधों को खाते हैं। ठीक है ना? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सीधे पौधों को खाते हैं, अर्थात ये शाकाहारी होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है? भेड़ हो गया, बकरी, हिरण, ये सब क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं, अर्थात पौधों से प्राप्त अनाज को खाते हैं, या पौधे के पर पत्तियों को खाते हैं, उनके पत्तियों को खाते हैं या फलों को। ठीक है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है? देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता ये मांसाहारी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता थे उन्हीं का ये शिकार करते हैं। जैसे क्या है? उदाहरण में भेड़िया, लोमड़ी और मेढक। क्लियर? अब तृतीयक उपभोक्ता ये मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। ये या तो मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी मतलब मांस भी खाएंगे और साग सब्जी भी खाएंगे, और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। ठीक है? जैसे में शेर, बाघ, चील। शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है या चील हो सकता है। अब चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, अपघटक। जैसे पहला क्या था? उत्पादक था, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा क्या है? अपघटक। तो अब अपघटक देखें, जिसको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं इसमें। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं, यानी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। और इसमें जीवाणु और कवक जैसे जीव शामिल होते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे जीवाणु, फंगस जैसे जीव इसमें शामिल होते हैं। ये मृत जीवों और उनके अपशिष्टों को सरल अजैविक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ठीक है? उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको सड़ा गला के अपघटित कर देते हैं, छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक, अजैविक पदार्थों में। और क्या है? इनके अपघटन से पोषक तत्व मिट्टी या पानी में वापस मिल जाते हैं, जो उत्पादों द्वारा, ठीक है, उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार पोषण चक्र पूरा होता है। ये क्या करते हैं? वापस से फिर अजैविक अपघटक बना देते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं, जिससे पुनः उपयोग किए जा सकते हैं इनको उत्पादक के लिए। जो उत्पादक थे, ठीक है, जो प्रोड्यूसर थे, फिर से इनका उपयोग कर लेते हैं वापस से पोषण बनाने के लिए। ठीक? और देखिए, इसका जो रेखा चित्र है वो नीचे यहाँ पे दिया गया, आपको बना के दिखाया गया है, बनाया गया है। उसको देख लीजिए, समझा देते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे है हरे पादप। तो देखिए, जो हरे पादप हैं, ग्रीन प्लांट है, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनर्जी सनलाइट से लेते हैं। सनलाइट ले करके और कुछ अजैविक घटक जैसे वायु, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ जो भी हैं, CO2, ऑक्सीजन, इनको अजैविक बोलते हैं घटक। तो ये अजैविक घटक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और साथ में सनलाइट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तब जाके ये हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं। अब इन हरे पादप के पास जो भी भोजन बना होता है, जो भी ऊर्जा होती है, ये ट्रांसफ़र होती है। मतलब ये इनको कौन कौन खाता है, जिनसे इनको ऊर्जा मिलती है? शाकाहारी, जो भी जीव शाकाहारी हैं इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परजीवी भी इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपमार्जक जो होते हैं इनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ मृतपोषी जो हैं, मृतोपजीवी, इनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक? उसके बाद अब मांसाहारी इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक? देखिए, मांसाहारी यहाँ पे दिया गया है, तो मांसाहारी इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, परजीवियों से। ठीक? अपमार्जक से या मृतोपजीवी से। सॉरी, क्या होता है कि मांसाहारी को परजीवी भी खाएंगे, अपमार्जक और मृतोपजीवी भी।
ठीक। और मांसाहारी को अपघटक भी अपघटक कर देते हैं इनको। अब देखिए जो अपघटक हैं शाकाहारी से ऊर्जा प्राप्त करें, मतलब उनको अपघटित करेंगे, परजीवी को भी अपघटित करते हैं, अपमार्जक को भी अपघटित करेंगे, मृतोपजीवी को भी अपघटित करेंगे, साथ में मांसाहारी को भी अपघटित करेंगे और हरे पादप को भी अपघटित कर देते हैं। फिर ये जो अपघटक हैं अब यही जो है अजैविक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, बदल देते हैं। फिर अब अजैविक पदार्थ हरे पादप को अपना ऊर्जा दे देते हैं। ऐसे प्रक्रिया ये पूरी चलती रहती है। ये है रेखा चित्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। इस तकनीकी यानी रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं और इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर निर्धारित हैं, ठीक है, 2+3 करके। तो चलिए इसका भी जवाब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क्या जवाब है। पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जीव के डीएनए के एक खंड को दूसरे जीव के डीएनए खंड से मिलाया जाता है। इस तकनीकी से इंसुलिन का उत्पादन इंसानी जीन को जीवाणु या इष्ट कोशिकाओं में डालकर किया जाता है। जो भी इंसानी जो जीन होता है उनसे जो है इंसुलिन उत्पादन तैयार करने के लिए इंसानी जीन को जीवाणु या इष्ट कोशिकाओं में डाल दिया जाता है। और यह तकनीकी कैसी है कि एक डीएनए खंड, एक जीव के डीएनए खंड को दूसरे जीव के डीएनए खंड से मिलाया जाता है, इसे जिसको पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। ठीक है, जो फिर बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले इंसुलिन बनाने वाले मानव जीन को अलग किया जाता है और फिर उसकी एक वेक्टर यानी जैसे प्लाज्मिड में डाला जाता है, उसे एक वेक्टर प्लाज्मिड में डाला जाता है। इसके बाद पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है, फिर से उसे जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है और फिर जीवाणु का उपयोग इंसुलिन बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस समझाया गया इतने में। ठीक, अब उसका जो भी प्रोसेस है उसकी जो विधि है यहाँ पे दी जा रही है आपको। कैसे दी, इंसुलिन उत्पादन की विधि। तो पहला क्या है, इंसुलिन जीन का अलगाव। पहले इंसुलिन जीन को अलग करते हैं। मानव कोशिका से इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन को अलग किया जाता है। दूसरा, वेक्टर में जीन का सम्मिलन। अब क्या होता है, अलग किए गए इंसुलिन जीन को एक वाहक जैसे कि बैक्टीरिया से प्राप्त प्लाज्मिड में डाला जाता है। ठीक है, उसको जो बैक्टीरिया से प्राप्त प्लाज्मिड में डाला जाता है। अब ये जवाब लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना है कि यह प्लाज्मिड एक वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जो जीवाणु के मुख्य डीएनए से अलग होता है। ठीक है ना, जो जीवाणु के मुख्य डीएनए से अलग रहता है, बस इतना समझना है, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है। अब देखिए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, जब इंसुलिन जीन प्लाज्मिड में जुड़ जाता है तो एक पुनर्योगज डीएनए अणु बन जाता है। ठीक है ना, जब इंसुलिन जीन प्लाज्मिड में जुड़ेगा तो पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। जीवाणु में प्रवेश, इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु जैसे ई कोलाई, जिसको इश्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, इसमें डाला जाता है। जीवाणु कैल्शियम की सांद्रता के साथ संसाधित करके डीएनए को कोशिका भित्ति के पार ले जाने में मदद मिल जाती है। ठीक, अब इंसुलिन का उत्पादन। जीवाणु इन पुनर्योगज डीएनए को अपनी प्रतिकृति बनाने के साथ साथ इंसुलिन का भी उत्पादन करने लगता है। ठीक है, ये अपनी प्रतिकृति करने के साथ साथ भी क्या करता है, ये इंसुलिन का भी उत्पादन करने लगता है। ठीक, अब देखिए परिपक्व इंसुलिन का उत्पादन। जो इश्चेरिचिया कोलाई द्वारा उत्पादित इंसुलिन होता है उसको बाद में संसाधित करके उसके परिपक्व रूप में लाया जाता है, उसे उसके परिपक्व रूप में लाया जाता है। ठीक है, और फिर डाइसल्फाइड बंध बनाना। इसके बाद डाइसल्फाइड बंध बनता है। अलग अलग बनाई गई इंसुलिन की अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है ताकि मानव इंसुलिन का अंतिम रूप तैयार हो सके। ठीक है ना, इसको डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि मानव इंसुलिन का अंतिम रूप तैयार हो जाए।
पृथक्करण और शुद्धिकरण, अब अलग किया था और शुद्ध किया था। अंत में जीवाणु से इंसुलिन को अलग और शुद्ध किया जाता है, जो रोगियों द्वारा उपयोग के लिए तैयार होता है। रोगियों के लिए क्या होता है, ये तैयार होता है उसके उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया अथवा करके। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो तक हम लोग का ये जो 2026 का अनसॉल्व पेपर है, मॉडल पेपर है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग चैनल पे हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आपको डेली बाय डेली यहाँ पे अनसॉल्व पेपर के जवाब मिलते रहेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में बेहद हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।